इमरान खान से उनके वकील की आखिरी मुलाकात 24 दिन पहले 4 नवंबर को हुई थी और उसके बाद से लेकर आज तक इमरान खान के बारे में कोई खबर ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान की सरकार को इन दावों का खंडन करना चाहिए था और इमरान खान की बहनों को उनसे जेल में मुलाकात करने की इजाजत देनी चाहिए, तब सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही और इसी बात से पीटीआई के तमाम नेता और कार्यकर्ता आशंकित है और उन्हें यह डर सता रहा है कि रावलपिंडी के अडियाला जेल में इमरान खान के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसे अब छिपाया जा रहा है। और कुछ नेता तो यहां भी दावा कर रहे हैं यहां तक कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है, जहां से मुनीर उन्हें फांसी पर लटकाने की तैयारी कर रहा है और इसी के खिलाफ पाकिस्तान में खूब हंगामा हो रहा है। देखिए लगभग तीसरे दिन लगातार आप इस खबर को देख रहे हैं। लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसके समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर उनके परिवार के लोग, उनकी बहनें लगातार सड़कों पर बनी हुई है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की सरकार न वकील को, न डॉक्टर को, न परिवार को, किसी को इमरान खान से मिलने नहीं दे रही है? ये रहस्य क्यों बनाया जा रहा है? और इसीलिए शक का दायरा बढ़ रहा है, सस्पेंस भी बढ़ रहा है। जब से इमरान खान की मौत का दावा हुआ है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की सरकार का रवैया काफी संदिग्ध रहा है। सरकार चाहती तो वो बिना वक्त गवाए इन दावों का असली सच दुनिया को बता सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर से मिलने दे सकते हैं, वकील से मिलने देना तो उनका अधिकार है। 24 नवंबर से अब तक अडियाला जेल को कुल 8 पत्र भेजे गए, लेकिन जेल प्रशासन ने किसी भी पत्र को मंजूर ही नहीं किया। जेल प्रशासन को यह प्रस्ताव भी दिया गया कि परिवार, वकीलों, डॉक्टर्स में से किसी एक व्यक्ति को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन अडियाला जेल के अधिकारी इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। और क्यों? उल्टा पीटीआई के समर्थकों को रोकने के लिए अडियाला जेल के बाहर अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया है। 700 अतिरिक्त जवान तैनात हैं जो रबर बुलेट्स, टीयर गैस से लेस है, तैयार है कि अगर जरा भी भीड़ आक्रामक होती है तो उनको कैसे पीछे खदेड़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक नाम की लगातार चर्चा हो रही है और वो नाम है सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का। आखिर क्यों? पीटीआई के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि अडियाला जेल और अडियाला जेल का रिमोट एक ही आदमी के हाथ में है और वो है आसिम मुनीर, यानी उनका सेना प्रमुख। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की साजिश हो सकती है। और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तो यह चेतावनी दी है कि अगर जेल में इमरान खान का बाल भी बांका हुआ तो कोई नहीं बचे। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास का पहला सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है, जो एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। पाकिस्तान में इसके लिए संविधान को बदल दिया गया है और वहां 27वां संशोधन हुआ है, जिसके तहत आसिम मुनीर मरते दम तक पाकिस्तान की सेना की कमान संभाल सकता है। यानी आप समझ रहे हैं, एक के बाद एक मुनीर अपनी जड़ें मजबूत करता चला जा रहा है। शहबाज शरीफ जो ये मेडल्स बार बार उसको दे रहा है, ये सम्मान दे रहा है, वो बूट पॉलिश पीएम आज समझ रहा है कि उसकी हाथ से सब कुछ निकल चुका है। वैसे तो पहले से ही गया हुआ था, लेकिन जब से ट्रंप का हाथ इस मुनीर पर पड़ा है तब से और भी साफ है कि शहबाज शरीफ की अब कोई भी हैसियत वहां रह नहीं गई है। इधर अब तक पाकिस्तान में सीडीएफ जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। इसकी जगह पाकिस्तान में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन चुना जाता था, थल, वायु और नौसेना के बीच समन्वय करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए। लेकिन आसिम मुनीर इतना चालाक निकला कि उसने पद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सरकार पर दबाव बनाकर पाकिस्तान में एक ऐसे संविधान में संशोधन कराया जिससे उसे कई नए अधिकार मिल गए और असीमित शक्तियां मिल गई हैं। जैसे सीडीएफ होने के नाते अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल आसिम मुनीर के हाथों में आ जाएगा। पाकिस्तान की जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है सभी परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रख सकती है। उसके चीफ का चुनाव आसिम मुनीर द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा सीडीएफ का पद तीनों सेनाओं में सबसे शक्तिशाली पद हो जा रहा है। ये देखिए, परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल मुनीर के हाथ में। दरअसल ये सब कुछ अपने हाथ में लेने के लिए ही मुनीर ने किया है, कराया है, करवाया है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी जानता है कि ऐसे मुनीर के खिलाफ यानी आर्मी के खिलाफ जाने का क्या नतीजा हो सकता है। इमरान खान वैसे ही जेल में इन दिनों मौजूद है, उनके परिवार वाले जो भी दावे करें, लेकिन इन सब के बीच अभी तक तो यही जानकारी है कि वो वहां पर मौजूद है। और ऐसे में शहबाज शरीफ जानता है कि अगर मुनीर के हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो उसकी भी क्या फितरत होने वाली है। एक वक्त पर इमरान खान को बनाने वाला कौन? यही सेना। परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल मुनीर की कठपुतली पाकिस्तान अब बन चुका है, मुनीर के हाथ में है।
तीनों सेनाओं की कमान किसके हाथ में? मुनीर के हाथ में। कोई कानूनी केस नहीं चल सकेगा, आजीवन गिरफ्तारी नहीं हो सकती है मुनीर की। सेनाओं से जुड़े फैसले लेने को भी आजाद है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ को भी यही चुनने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परिस्थिति इस वक्त हो गई है और क्यों मुनीर की कठपुतली पाकिस्तान बन गया है। मैं ऐसी बात आपको कह रहे हैं क्योंकि देखिए, अब चुनी हुई सरकार जिस भी तरीके से चुनी गई हो, पूरे पाकिस्तान में अब यही है कि मुनीर, मुनीर और मुनीर। पूरी कहानी यही हो गई है। अब साफ दिख रहा है कि मुनीर जो तय करेगा वही पाकिस्तान में होगा। और इसीलिए आज बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से सैन्य कमांड, यहां नहीं वहां की आर्मी के चंगुल में आया हुआ देश है और अब लोकतंत्र सिर्फ कहने की बात रह गई है। इसके अलावा आसिम मुनीर चाहे तो आजीवन पाकिस्तान की सेना का प्रमुख बनकर रह सकता है। और अभी तो आसिम मुनीर सिर्फ 56 साल का है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अब बचा खुचा लोकतंत्र भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि आजीवन पाक सेना का ये प्रमुख रहेगा। कोई भी नेता, कोई भी पीएम बन के आए, कोई प्रेसिडेंट बने, वैसे ही दोनों जो पार्टियां थी सबसे बड़ी, वो आपस में घुल मिलकर सरकार चला रही हैं। जो एक वक्त पर एक दूसरे के खिलाफ थी, जो एक दूसरे के साथ लड़ती थी चुनाव, वो मिलकर सरकार चला रही हैं। और उन सब के बीच ये चेहरा आसिम मुनीर का, जो अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुका है, आजीवन बन चुका है। कोई भी पीएम बने, कोई प्रेसिडेंट बने, अब इसका बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं हटाया जा सकता है। ये संविधान में संशोधन करवा लिया है। आसिम मुनीर को सीडीएफ के पद से सिर्फ तभी हटाया जा सकता है जब पाकिस्तान की संसद में महाभियोग लाया जाए और 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जाए, जो कि भविष्य में आसान नहीं होगा। सभी जानते हैं मुनीर से पंगा, सेना से पंगा, एक छोटी सी परेशानी लेना वहां के नेताओं को कितना भारी पड़ता है। आजीवन जेल में सड़ते रहना पड़ता है और अंत भी कईयों का बहुत बुरा हो जाता है। देखिए, यहां आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का मीडिया कभी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर उंगली नहीं उठाएगा। वहां तो सरकार ने कुछ वक्त पहले से ये सर्कुलर जारी किया था कि टीवी चैनल और अखबार के पत्रकार इमरान खान का नाम तक नहीं ले सकते। जी हां, विपक्ष के नेता के तौर पर, क्योंकि अब तो आपने देख ही लिया है, चाहे वो बेनजीर भुट्टो की पार्टी का उनका खुद का बेटा बिलावल भुट्टो है, जिन्होंने अब नवाज शरीफ की पार्टी, शहबाज शरीफ की पार्टी से हाथ मिला लिया है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं वहां पर। तो वहां पर अब विपक्ष के नाम पर तो कोई है नहीं, अगर है तो इमरान खान। और इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है पाकिस्तान में। वहां शुरुआत से ही इन खबरों को दबाया गया है कि इमरान खान की इस हालत के पीछे आसिम मुनीर का हाथ है। और आसिम मुनीर इमरान खान और उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी को अपना जानी दुश्मन मानता है। यहां एक और थ्योरी यह है कि इमरान खान उस खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आते हैं जहां पिछले कुछ महीनों से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हमले बढ़े हैं। और पाकिस्तान में इन दोनों कड़ियों को भी आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इन सारी खबरों और दावों के बीच इमरान खान का परिवार अब बहुत डरा हुआ है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनके पिता को 845 दिन 845 डेज पहले गिरफ्तार किया गया था और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में, एक मृत्यु कक्ष में रखा गया है। और ना तो किसी को उनसे मिलने दिया गया, ना कोई फोन कॉल या कोई मैसेज, कुछ भी किसी की बात हुई हो। कासिम खान का यह भी कहना है कि यह सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है और पाकिस्तान की सरकार उनके पिता की असली हालत छिपा रही है। इसके अलावा इमरान खान की बहनें भी लगातार ये कह रही हैं कि अगर सब कुछ सही है, मान लीजिए ये सब अफवाह है, तो इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों वकील तक को, डॉक्टर तक को रोका जा रहा है? और उन्होंने अब इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जबकि पाकिस्तान की सरकार एक नया बहाना लेकर आई है। पाकिस्तान के मंत्री अपने मीडिया में इंटरव्यू देकर यह बता रहे हैं कि भारत का मीडिया इमरान खान की मौत के दावे कर रहा है, जबकि अब तो बस यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा, युद्ध के दौरान भी फेक नैरेटिव चलाने के लिए वहां पर कई हैंडल्स थे और उनका कई लोग भारत में भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब एक बार फिर से वो भारत को लेकर ये बातें कह रहे हैं, लेकिन ये भारत का मीडिया ही है जो बार बार बता रहा है कि ऐसे दावे हैं, अफवाहें हैं। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अफगानिस्तान से एक बार ध्यान हट जाए, उसके बाद आसिम मुनीर इमरान खान का एक वीडियो भी जारी कर देगा। उस दिन मेरी ये बात याद रखिएगा। और अगर मौत की पुष्टि हो जाती है तो इससे बड़ी खबर कोई होगी नहीं। देखिए, भारत के मीडिया के दबाव पर इमरान खान को उनके परिवार से बिल्कुल नहीं मिलवाया जाएगा। अब ये थ्योरी वहां दी जा रही है कि भारत का मीडिया कह रहा है कि इमरान खान को परिवार से मिलने देना चाहिए, इसलिए हम मिलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम इंडिया की नहीं मान सकते। सुनिए, जितने बेतुके ये, इतनी बेतुकी इनकी बातें।
पाकिस्तान में इस वक्त प्रमुख रूप से तीन पार्टियां हैं, जिनमें पहली पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। किसकी? नवाज शरीफ की पार्टी। नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ, तो इन दोनों भाइयों की पार्टी है। दूसरी प्रमुख पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो कि पीपीपी, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जो कि अंग्रेजी में उर्दू बोलते हैं, उनकी पार्टी है। और तीसरी प्रमुख पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और ये इमरान खान की पार्टी है, पीटीआई। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी दोनों मिलकर आज की तारीख में पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं, और इस सरकार को सिर्फ एक ही पार्टी चुनौती दे सकती है, और वो पार्टी है इमरान खान की पार्टी पीटीआई। ऐसे में अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में लोकतंत्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई भी पार्टी, शरीफ परिवार, बिलावल भुट्टो की पार्टी को सत्ता से हटा नहीं पाएगी, और यही वजह है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए इमरान खान का जिंदा रहना जरूरी है। दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों को पीछे छोड़कर 8% के आंकड़े को पार कर लिया है। अब जितने लोग भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी, खत्म इकोनॉमी, सब कुछ बर्बाद हो गया, चौपट हो गया कह रहे थे, उनको ये नंबर्स देखने चाहिए। नंबर्स आपके सामने है। भारत सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक, यानी एनएसओ जो कि नंबर्स जारी करता है, उसके मुताबिक जुलाई से सितंबर महीने की दूसरी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है, 8.2% दर्ज हुआ है। जूम इन कीजिए, जो पहली तिमाही से भी ज्यादा है। पहली तिमाही में 7.8% था, जो अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन इस बार 8.2% तक ये पहुंच गया है। आसान भाषा में इसका मतलब यह हुआ कि पिछले साल दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 44,94,000 करोड़ रुपए की थी, जो इस साल की दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़कर 48 लाख, ये देखिए 48,63,000 करोड़ रुपए की हो गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 44.94 लाख करोड़ से कैसे 48.63 लाख करोड़ पर यह दूसरी तिमाही में जीडीपी का विकास हुआ है, ग्रोथ हुआ है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ दिखाइए, तो पिछली 6 तिमाही में ये भारत का सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट है, और ये भी ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जीडीपी को, भारत की इकोनॉमी को क्या कहा था? डेड इकोनॉमी। हम पर 50% टैरिफ लगा दिया था। ये देखिए 6.5 जो क्वार्टर 1 में था, वहां से 5.6, लेकिन उसके बाद से जो ऊपर की तरफ ये ग्राफ बढ़ रहा है, छठी तिमाही में सबसे ज्यादा 8.2%, 7.8 से भी ऊपर बढ़ता हुआ, यानी तेज रफ्तार से सेकेंड क्वार्टर में इस बार आप देख रहे हैं एनएसओ के डेटा के मुताबिक जबरदस्त इजाफा है। राष्ट्रपति मतलब 7.8 से भी ऊपर 8.2 पर चला गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, जो आप देख रहे हैं। 27 अगस्त को 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसी दौरान जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% हो गया है, जो नंबर यहां पर है। मुश्किल तो यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें करते हैं भारत के इकोनॉमी को लेकर। मुश्किल उन लोगों से है जो बार बार ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, इस देश की जनता को किसी तरह से कन्विंस कर देते हैं कि भाई अब तो टैरिफ लग गया, अब तो ये देश बर्बाद हो गया, और अब तो सब कुछ डूब जाएगा, अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप को जिंदा रखना जानती है, और वो जिंदा रहती है। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% की रफ्तार से आगे बढ़ा। अगर आप दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो आपको भारत के आसपास कोई नजर भी नहीं आएगा। बड़े देशों में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 3.8% है। दूसरी तिमाही अप्रैल से जून की हम बात कर रहे हैं। जूम इन करके दिखा दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें वो ये है कि आपको ये देखना होगा कि जब आप जीडीपी की बात करते हैं तो उस पैमाने पर आपको अमेरिका 3.8%, चाइना 4.8%, जापान 1.8%, जर्मनी में ग्रोथ अभी 0 है, ब्रिटेन में 0.1 है। इन देशों की हालत काफी खस्ता है इस वक्त। यूरोप में फ्रांस पे आइए 0.5%, कनाडा 0.1%, रशिया तक, रूस में देखिए 0.6% है, और भारत 8.2%। भारत की ग्रोथ रेट में जो जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जो नई ताकत, नई जान दिख रही है, वो इन तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है, जो बार बार भारत की इकोनॉमी पर सवाल खड़े करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो देश के अंदर रहकर बेमानी बातें और ऐसी भविष्यवाणियां करने लगते हैं कि जिससे ऐसा प्रतीत हो कि देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया, रशिया को अलग थलग करने के लिए भारत पर कई तरह के दबाव बनाए, तब ऐसे वक्त में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते 4 और 5 दिसंबर को
भारत के दौरे पर आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी खबर है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। साल 2023 द यूएस सर्जन जनरल्स एडवाइजरी आई थी। इसमें बताया गया था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले युवाओं की मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य खराब रहती है। अब देखिए, उनमें चिंता हो, अवसाद हो, एंजाइटी, तनाव, स्लीपलेसनेस यानी अनिद्रा, नींद नहीं आना, इनकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इस एडवाइजरी में बताया गया था कि सोशल मीडिया की वजह से युवाओं के अंदर एक नकारात्मक, एक नेगेटिव सोच आ रही है। वो हर चीज में उनको लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये गलत है, वो गलत है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की भावना भी महसूस करने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसमें चिंता जताई गई थी कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कॉलेज गोइंग युवाओं में सबसे ज्यादा डिप्रेशन देखा जा रहा है। सोचिए कितनी गंभीर बात है। भारतीय युवाओं का भी यही हाल है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल या कहें कि मोबाइल फोन से चिपके रहने की आदत उनमें एक तरह का नशा बनता चला जा रहा है। बड़े विनम्र रूप से हम आपसे आज ये खबर दिखाना चाह रहे हैं और एक विनती करना चाह रहे हैं। देखिए, साल 2024 में IIM रोहतक की एक स्टडी ने बताया कि हमारे देश के युवा प्रतिदिन 6 से 7 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कुछ मीनिंगफुल देखने के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर किसी ऐसे पॉडकास्ट के जरिए जिससे आपके टॉपिक पर आपकी जानकारी बढ़ रही है, ऐसा कुछ देख रहे हैं तो ये बात समझ में आती है। लेकिन आप सोचिए कि स्क्रीन टाइम 7 घंटे होना, कितने घंटे हम जगे रहते हैं दिन भर में, उनमें से 6 से 7 घंटा स्क्रीन पर नजर। इसका मतलब यह हुआ कि देश का युवा अपने प्रोडक्टिव दिन का 25% हिस्सा तो मोबाइल फोन में बिता ही दे रहा है और इस आदत की वजह से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। आंखें हमेशा जलती रहती हैं क्योंकि हम लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस परेशानी से निपटने का एक ही रास्ता है, मोबाइल फोन से 2 हफ्ते की दूरी सबसे जरूरी। मेडिकल रिसर्च जर्नल जामा ओपन नेटवर्क में एक नई स्टडी आई है। इसमें बताया गया है कि मोबाइल फोन से केवल 2 हफ्ते की दूरी रखकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। 2 सप्ताह ट्राई करके देखिए। इस स्टडी में पाया गया कि जिन युवाओं ने करीब 1 से 2 हफ्ते तक सोशल मीडिया डिटॉक्स किया, उनमें डिप्रेशन के लक्षण करीब 25% नीचे तक कम हो गए। सिर्फ यही नहीं, युवाओं में जो इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना, अनिद्रा, उसकी शिकायत करीब 15%, एंजाइटी यानी एक हमेशा एक डर, एक रेस्टलेसनेस, उसके लक्षण करीब 16% कम हो गए। तो आपकी जिंदगी में पूरा बदलाव आ सकता है। शोधकर्ताओं ने अपने स्टडी में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले 18 से 24 वर्ष तक के युवाओं को शामिल किया था। उनसे कहा गया कि वो सोशल मीडिया से ब्रेक लें और अपने सोशल मीडिया ऐप के इस्तेमाल को रोजाना 2 घंटे से घटाकर केवल 30 मिनट तक लेकर आए। सोशल मीडिया के कम इस्तेमाल का इन लोगों पर पॉजिटिव, सकारात्मक असर देखा गया। स्टडी से एक अच्छी बात यह पता चली कि जिन युवाओं में अवसाद के लक्षण पहले से थे, उन्होंने जब मोबाइल फोन, सोशल मीडिया से दूरी बनाई तो उनके लक्षणों में कमी देखी गई। यानी अगर कोई व्यक्ति निराशा, अवसाद, अनिद्रा की समस्या महसूस कर रहा है तो अगले 2 हफ्ते मोबाइल फोन, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखिए। आपको कुछ सुधार जरूर महसूस होगा।